दोस्तों, सामिकी के इस अंक में आपका एक बार फिर स्वागत है और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए आपके साथ मैं हूं राजेश त्यागी। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान से आप जानते हैं कि जो अंतिम सैनिक है अमेरिका का, उसको अमेरिका ने वहां से विड्रॉ कर लिया है, वापस निकाल लिया है। और 2 हफ्ते से जो अफ़गानिस्तान से वापस निकलने की मुहिम अमेरिका ने शुरू की थी, वो कल रात पूरी हो गई है। ये मुहिम दरअसल तालिबान ने जो डेडलाइन सेट की थी, तालिबान ने जो अंतिम सीमा रेखा तय की थी कि 31 अगस्त को अमेरिका पूरी तरह अफ़गानिस्तान से बाहर होगा, उस डेडलाइन का पालन करते हुए अमेरिका ने ये इवैक्यूएशन किया है, ये पुल आउट किया है अफ़गानिस्तान से, वो बाहर निकल गया है। दरअसल इस डेडलाइन से एक दिन पहले ही अमेरिका वहाँ से बाहर निकल गया और उसका जो C-17 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन है, सैनिक ट्रांसपोर्ट प्लेन है, उसके अंदर बाकी अपने बचे खुचे अधिकारियों को, जो अधिकारियों का कोर है, उसको लेकर ये प्लेन जो है, ये हवाई जहाज़ जो है, ये वहाँ से उड़ान भर गया। कल रात 12 बजने से ठीक 1 मिनट पहले इस हवाई जहाज़ ने उड़ान भरी, जिससे डेडलाइन का पालन किया जा सके, क्योंकि तालिबान ने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि इस डेडलाइन के बाद वो किसी भी तरह से अमेरिकी अधिकारियों, नागरिकों की सुरक्षा के लिए वहाँ ज़िम्मेदार नहीं होगा। तो इस डेडलाइन के पूरा होने से 1 मिनट पहले ही वहाँ से, 1 दिन पहले और 1 दिन से भी 1 मिनट पहले वहाँ से अमेरिका पूरी तरह बाहर निकल गया है। ये जो डेडलाइन है, ये अफ़गानिस्तान के समय के हिसाब से आज पूरी हो रही है, लेकिन अमेरिका ने 1 दिन पहले ही वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर वहाँ से पूरी तरह से समेट लिया है। ये अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका का ये युद्ध अमेरिकी इतिहास में, अमेरिका के पूरे इतिहास में अब तक का सबसे लंबा युद्ध था। लगातार 2 दशक तक चला ये युद्ध। इस युद्ध के अंदर जो है बहुत सारे लोग मारे गए, जिनके अंदर 2461 तो अमेरिका के अपने सैनिक और नागरिक हैं जो अफ़गानिस्तान की इस लड़ाई के दौरान मारे गए। 1144 नाटो और उसके सहयोगी देशों के सैनिक और नागरिक हैं, और 1 लाख से ज़्यादा, ये सरकारी आंकड़ों के हिसाब से आपको बता रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा अफ़गान लड़ाके और अफ़गान नागरिक इसके अंदर शामिल हैं। और इस पूरे युद्ध पर 2 दशक चले इस युद्ध पर $2 ट्रिलियन का खर्च हुआ। ये $2 ट्रिलियन हमने आपको बताया था किस तरह से अमेरिकी शासक एलीट ने इस युद्ध के नाम पर अपनी जो अपने फेवरेट ठेकेदार थे, युद्ध के ठेकेदार थे, हथियार बनाने वाली कंपनियां थी, ये सब पैसा जो है $2 ट्रिलियन जो अमेरिकी मेहनत का, जनता का खून निचोड़कर पैदा किया गया था, उससे टैक्स वसूल कर, उससे तरह तरह के करों की वसूली करके पैदा किया गया था, इकट्ठा किया गया था। इस सारे पैसे को, $2 ट्रिलियन को अमेरिकी एलीट ने अपने ठेकेदारों को दिया, और उसके अंदर बड़ी तादाद में आप जानते हैं कि जो अमेरिकी शासकों का उसके अंदर अपना हिस्सा रहा। उन्हीं की नामी बेनामी कंपनियों को ये सारा पैसा $2 ट्रिलियन गया। तो अमेरिकी जनता को इसका जो है, अमेरिकी मेहनत कश जनता को इसका निश्चित रूप से नोटिस लेना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया, अमेरिका के इतिहास में ये सबसे लंबा युद्ध था जो वहाँ चला, और इस युद्ध के बाद अमेरिका ने इन 2 हफ्तों के अंदर वहाँ से लगभग 1,22,000 लोगों को बाहर निकाला अफ़गानिस्तान से, उनको पुल आउट किया। इन 1,22,000 लोगों में मुश्किल से 5400 अमेरिकी सैनिक और नागरिक थे जो वहाँ बचे हुए थे। बाकी सब जो हैं 1,22,000 लोगों में वो अफ़गानी हैं, जिन्होंने वहाँ अमेरिका और नाटो की फ़ौजों के साथ सहयोग किया। वहाँ उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में वे नाटो और अमेरिका की फ़ौजों के साथ सहयोग करते रहे, और अब उन्हें इन साम्राज्यवादी ताकतों ने, अमेरिका ने लगभग अपने बूते पर वहाँ से 1,22,000 लोगों को बाहर निकाला। अमेरिका की जो एम्बेसी काबुल में है,
वो पूरी तरह से कल रात खाली हो गई, उससे झंडा उतार दिया गया और उस एम्बेसी को तालिबान ने जो है अपने कब्ज़े में ले लिया। ये एम्बेसी दुनिया की सबसे बड़ी एम्बेसी है और इस इतनी राजसी ठाठ के साथ ये एम्बेसी बनाई गई थी कि जो देखते ही बनता है। इस पर लगभग $800 मिलियन का खर्च अमेरिका ने किया था सिर्फ इस एम्बेसी को बनाने के लिए, जहां पूरे ठाट बाट से अमेरिकी अधिकारी उन तमाम चीख पुकारों के बीच, उन हत्याओं और हिंसाओं के बीच रह रहे थे जो पूरे अफ़गानिस्तान में अमेरिकी फ़ौजें और अमेरिका की सहयोगी फ़ौजें लगातार कर रही थी। पिछले वीरवार को वहाँ सुसाइड अटैक हुआ, आत्मघाती हमला हुआ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर। दरअसल 2 हमले हुए, एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के गेट पर हुआ और दूसरा उसके सामने होटल के गेट पर हुआ, जिसमें अमेरिकी नागरिक और अमेरिकी सैनिक जो हैं वो ठहरे हुए थे और वहाँ से छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। और इसके साथ ही अफ़गानिस्तान का जो टेक ओवर है, अफ़गानिस्तान का पूरा कब्ज़ा, वो 15 अगस्त जिस दिन भारत और पाकिस्तान जो हैं अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं, पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है, भारत 15 अगस्त को मनाता है, तो उसी दिन उन दोनों की इंटरवेनिंग नाइट में, रात में अफ़गानिस्तान ने भी अपनी आज़ादी का जश्न मनाया और अगस्त 15 को काबुल के अंदर तालिबान ने वहाँ पूरी तरह से कब्ज़ा ले लिया। अमेरिका वहाँ से चला गया है अफ़गानिस्तान से, लेकिन अफ़गानिस्तान को उसने पूरी तरह से घायल करके छोड़ दिया है। उसके पूरे शरीर पर उसने ज़ख्म दिए हैं। कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है अफ़गानिस्तान का जिससे लहू ना टपक रहा हो, कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसके लोग ना मारे गए हों। अमेरिका वहाँ 2 दशकों के अंदर जितना भी जुल्म, ज़बर और लूट कर सकता था अफ़गानिस्तान की, उसने खुद भी की और अफ़गानिस्तान को नोचने खसोटने के लिए उसने अपने सहयोगियों को भी वहाँ आमंत्रित किया, जिनमें से भारत भी एक है। वहाँ बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट करते हुए, निवेश करते हुए अमेरिका, उसके नाटो सहयोगियों ने, भारत जैसे देशों ने वहाँ अमेरिकी संसाधनों की, मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों की जमकर लूट की है। और आखिर में अमेरिका इस घायल देश को, इस ज़ख्मी देश को तालिबान जैसी काली ताकत के कब्ज़े में छोड़कर वहाँ से दफ़ा हो गया है। कल रात काबुल में ज़बरदस्त गन फायर हुआ, वहाँ गोलियां चलाई गईं और ज़बरदस्त आतिशबाजी हुई। अमेरिका के वहाँ से वापस जाने की खुशी में वहाँ काबुल में नागरिकों ने जमकर खुशियाँ मनाई। ऐसा नहीं है कि काबुल की जनता या अफ़गानिस्तान की जनता किसी भी तरह से तालिबान के आने से खुश है। दरअसल तालिबान से भी अफ़गानिस्तान की जनता गहराई तक नफ़रत करती है, इस काली ताकत से घृणा करती है। इस मध्ययुगीन ताकत के प्रति लोगों के दिल में नफ़रत के सिवा और कुछ नहीं है वहाँ मेहनतकश जनता के दिल में। लेकिन जितना अफ़गानी तालिबान से घृणा करते हैं, उससे 100 गुना ज़्यादा वे अमेरिका और यूरोप की, नाटो की इन ताकतों से घृणा करते हैं, जिन्होंने अफ़गान लोगों को, अफ़गानिस्तान की मेहनतकश जनता को सिवा ज़ख्मों के, सिवा ज़हमत के, सिवा रुसवाई के इन 2 दशकों में और कुछ नहीं दिया। तो इस लड़ाई में ये जो युद्ध अभी वहाँ चल रहा था अफ़गानिस्तान के अंदर, इसके अंदर तालिबान एक जुझारू ताकत के रूप में, उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में एक जुझारू ताकत के रूप में सामने आया। इसके बावजूद कि ये धार्मिक मूलवादी संगठन जो है पूरी तरह से मेहनतकश जनता का विरोधी है, अपने आप में एक बहुत ही युग पिछड़ी, कालातीत और काली ताकत है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये अमेरिकी साम्राज्यवाद का, उसके जुल्मों का काला साया है अफ़गानिस्तान पर। लेकिन इसके बावजूद
अफ़गानिस्तान की जनता की जो घृणा अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों के प्रति है, उसने वास्तव में तालिबान के प्रति जनता में एक सहन शक्ति को, एक प्यार को जन्म दिया, जिसके बलबूते पर तालिबान ने वहाँ से भर्तियाँ की और वो सत्ता में आ गया। ये अफ़गानिस्तान की मेहनतकश जनता थी, ये तालिबान के नेता नहीं थे, बल्कि अफ़गानिस्तान की मेहनतकश जनता थी, जिसने अपना लहू देकर, जिसने 1 लाख से ज़्यादा बलिदान देकर वहाँ से अमेरिका और नाटो जैसी ताकतों को, दुनिया की इन महाशक्तियों को बलपूर्वक खदेड़ दिया, इन्हें बिल्कुल शर्मसार करके वहाँ से भागने के लिए, सिर पर पैर रखकर भागने के लिए मजबूर कर दिया। और इसके लिए अफ़गानिस्तान की जनता निश्चित रूप से बधाई की पात्र है, पूरी दुनिया की मेहनतकश जनता की बधाई की पात्र है। इस दौरान वहाँ सैकड़ों जो अमेरिकन्स हैं, सैकड़ों अमेरिकी लोग हैं, वो अफ़गानिस्तान में ही रह गए हैं अपने चुनाव से, अपनी मर्ज़ी से। अभी सैकड़ों अमेरिकी अफ़गानिस्तान में रह गए हैं। हालांकि दुनिया भर में दक्षिणपंथी मीडिया बहुत हल्ला कर रहा है कि तालिबान जो है वो एक असहिष्णु ताकत है और तालिबान जो है वो वहाँ बदले की कार्रवाई करेगा अमेरिकियों के ख़िलाफ़, तमाम दूसरे लोगों के ख़िलाफ़। लेकिन जो देखने में आ रहा है वो ये है कि वहाँ सैकड़ों की तादाद में अमेरिकी अपनी इच्छा से अफ़गानिस्तान के अंदर रह रहे हैं और रह गए हैं। और इनके साथ ही लगभग 1 लाख ऐसे अफ़गानी, 1 लाख से ज़्यादा अफ़गानी जिन्हें अमेरिकी वीज़ा मिल चुका था, जो अमेरिकी वीज़ा के लिए क्वालिफ़ाई कर रहे थे, वो भी, उन्होंने भी अफ़गानिस्तान छोड़ने से मना कर दिया है। और ये लोग भी लगभग 1 लाख से ज़्यादा अफ़गानी और सैकड़ों की तादाद में जो अमेरिकन्स हैं वो वहाँ रह गए हैं। इसी तरह से बहुत सारे यूरोपियंस, नाटो ताकतें जिन्होंने वह जबर किया, जुल्म किया अफ़गानिस्तान पर, उनके नागरिक भी वहाँ रह गए हैं। इनमें आमतौर से वे लोग हैं, वे पत्रकार हैं और तमाम लोग हैं जो वहाँ अफ़गानी जनता की मदद करने के लिए गए थे, जो वहाँ उपनिवेशवाद के ख़िलाफ़, अमेरिकी और नाटो उपनिवेशवाद के ख़िलाफ़ अफ़गानी जनता से मिलकर उसके ख़िलाफ़ संघर्ष कर रहे थे, चाहे वे पत्रकारों के रूप में कर रहे हों, अध्यापकों के रूप में कर रहे हों, वहाँ ट्रांसलेटर्स के रूप में कर रहे हों। तो वो जिस भी तरह से कर रहे थे, तो इस तरह का वहाँ जो है वो अभियान चला रहे थे। और इस अभियान के बीच में वे लगातार अफ़गानी जनता की मदद के लिए वहाँ रहना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं। तो ये लोग जो हैं ये वहाँ सैकड़ों की तादाद में हैं और ये लोग वहाँ रुक गए हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा है दक्षिणपंथी मीडिया का कि तालिबान जो है वो वहाँ उन्हें रहने नहीं देगा और उनका कत्लेआम कर देगा, ये सारा जो प्रोपेगेंडा है अभी तक तो ये गलत साबित हो रहा है। और इस सब के चलते ये पता चल रहा है हमें कि वहाँ वास्तव में जो हत्यारी ताकतें हैं, जो हिंसा की ताकतें हैं, वो तालिबान से भी कई 100 गुना आगे बढ़कर ये साम्राज्यवादी ताकतें हैं। अभी अमेरिका ने वहाँ अफ़गानिस्तान में अगर हम अमेरिकी अपराधों की, अमेरिकी जुल्मों की का इतिहास लिखने बैठें, अगर उन्हें हम काउंट करने बैठें, उन्हें गिनने बैठें, तो उसकी एक अनंत श्रृंखला है, एक ऐसी चेन है, एक ऐसी श्रृंखला है जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन इस श्रृंखला में भी अभी वहाँ से निकलते निकलते आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने किस तरह से वहाँ ड्रोन अटैक किए और एक ड्रोन अटैक उसने जानबूझकर, अभी तक जितने ड्रोन अटैक थे वो कम से कम काबुल पर नहीं किए जा रहे थे, काबुल के आसपास किए जा रहे थे, दूरवर्ती इलाकों में किए जा रहे थे, ग्रामीण अंचलों में किए जा रहे थे। अब की बार वहाँ से निकलते निकलते जानबूझकर अफ़गान जनता को सबक सिखाने के लिए, उसको और रुलाने के लिए अमेरिका ने एक ज़बरदस्त ड्रोन अटैक किया एक कार के ऊपर, जिसे अमेरिका ने कहा कि हमने ISIS खोरासान के मिलिटेंट्स के ऊपर जो है हमला किया। दरअसल ये नागरिकों की एक कार थी जिसके अंदर एक परिवार के लोग जो है उसके अंदर सफ़र कर रहे थे और इस परिवार को ये अमेरिका का सहयोगी था और इसको अमेरिका जाने का वीज़ा भी मिल चुका था और ये सिर्फ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे।
हो सकता था ये इस प्लेन से, जो अभी अंतिम प्लेन वहाँ से आया मिलिट्री प्लेन, इससे वे भी निकल जाते। तो इसके ऊपर उन्होंने हमला किया और इस हमले में इस पूरे परिवार में 7 बच्चे जो हैं इस हमले की चपेट में आ गए, जिनके हाथ और पैर जो हैं वो पूरी तरह से बम से उसके चिथड़े उड़कर आसपास की दीवारों पर जा चिपके। और इन बच्चों में 2 से 12 साल तक के बच्चे हैं। उनके पिता हैं, उनका बड़ा भाई है 19 साल का, जो वहाँ एक स्टूडेंट था 19 साल का, पढ़ रहा था, और एक उनका पड़ोसी था। और इन सब में 3 बच्चे जो हैं वो 2 साल से कम उम्र के थे और 2 बच्चे 3 साल से कम उम्र के थे। ये सभी इस हमले की चपेट में आ गए, कार के चिथड़े उड़ गए और इस पूरे परिवार के चिथड़े उड़ गए जी। और पेंटागन ने इसे एडमिट करते हुए, इसकी स्वीकृति करते हुए ये कहा कि हाँ, हमला हुआ है कार के ऊपर, लेकिन उसमें कितने लोग मारे गए हैं, नहीं मारे गए हैं, हम नहीं कह सकते, हम इसकी परवाह नहीं करते। तो अमेरिका की तरफ से इस तरह के जो अमानवीय और संवेदनहीन बयान हैं, तो वो ये पहला बयान नहीं है और ये पहला अटैक नहीं है अमेरिका का जो वहाँ से आ रहा है। दरअसल ये अटैक अभी अमेरिका ने जाते जाते किया है और जाते जाते उसका अंतिम हमला बेशक हो, लेकिन अमेरिका का ये वैसे अंतिम हमला नहीं है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ये जो हमले हैं अमेरिका के, ये रुकेंगे नहीं, ये जारी रहेंगे। और अब उन्होंने बहाना बनाया है IS खुरासान को, जो खुद उन्हीं की पैदाइश है, उन्हीं का जो है एक तरह से वो प्रोडक्ट है, बनाया हुआ प्रोडक्ट है, उनकी पैदाइश है। और IS खुरासान को अब निशाना बनाकर, क्योंकि तालिबान को निशाना नहीं बना सकते, तालिबान के साथ तो समझौता हुआ है, तो IS खुरासान को अब निशाना बनाकर वे अफ़गानिस्तान पर इस किस्म के हवाई और ड्रोन हमले जारी रखेंगे। और ख़ास तौर से जिस तरह का ये हमला किया गया, बहुत ही अमानवीय, बड़ा बर्बर और पाशविक हमला है, जो काबुल के ठीक बीचों बीच सेंट्रल काबुल में हमला किया गया है, जो भीड़ भरा बाजार था, जानबूझ के उस पर हमला किया गया IS खुरासान को टारगेट करने के, उसे निशाना बनाने के बहाने। और ये बिल्कुल झूठ था अमेरिका का, जो पूरी तरह से पकड़ा गया। इसके अंदर, इस कार के अंदर कोई टेररिस्ट नहीं, बल्कि एक परिवार जो था वो सवार था, जो, और ये पूरा परिवार जो है ये वहाँ इनमें से एक तो नेशनल आर्मी के अंदर ऑफिसर था और बाकी लोग जो हैं वो भी अमेरिका के लिए काम कर रहे थे। ये सब दरअसल वो लोग थे जो अमेरिका के साथ जुड़े हुए थे और इन्हें पासपोर्ट मिला था। जब अमेरिका ये सब कर रहा था, वहाँ बम गिरा रहा था, उसी समय फ्रांस जो है वो ये मांग कर रहा था। फ्रांस खुद नाटो शक्ति है, अमेरिका का सहयोगी है और अफ़गानिस्तान का खून निचोड़ने में, उसका गला दबाने में फ्रांस ने पूरा हिस्सा लिया है। तो फ्रांस ये मांग कर रहा था कि काबुल के अंदर एक सेफ़ जोन बना दिया जाए और जो अमेरिकी और यूरोपीय नागरिक वहाँ बच गए हैं उन्हें उसके अंदर जो है रखा जाए। दरअसल ये एक प्रोवोकेटिव, उकसावे भरी कार्रवाई थी, जिसमें वे तालिबान और IS जैसी संगठनों को उकसा रहे थे कि जो लोग, जो अमेरिकी और यूरोपीय लोग पीछे बच गए हैं, उन पर हमला किया जाए। वहाँ अभी तक इन लोगों को, अमेरिकी नागरिकों को, यूरोपियन नागरिकों को जो वहाँ पीछे बच गए हैं, उन्हें कोई ख़तरा नहीं हुआ है। और ये यूरोप और अमेरिका की जो ताकतें हैं, जो शासक ताकतें हैं, चाहती हैं कि वहाँ इस तरह का कुछ कांड हो, अमेरिकी और यूरोपीय नागरिकों पर हमला हो, जिसका बहाना बनाकर पूरी दुनिया के अंदर अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ प्रचार किया जा सके, अफ़गान जनता को जो है उसको एक राक्षसी प्रवृत्ति के तौर पर प्रस्तुत किया जा सके और उसे बहाना बनाकर अफ़गानिस्तान में दखल के लिए नए दरवाजे खोले जा सकें। तो फ्रांस जो है ये मांग कर रहा था कि काबुल के अंदर इस तरह का एक जोन बना दिया जाए। हालांकि ये मांग अफ़गानिस्तान के अंदर से नहीं आ रही है, काबुल से नहीं आ रही। जो लोग वहाँ रह गए हैं वो मांग नहीं कर रहे हैं, उन्हें कोई ख़तरा नहीं है और वो इसीलिए वहाँ रह गए हैं। उनके पास काबुल छोड़ने के, अफ़गानिस्तान छोड़ने के सारे मौके थे, लेकिन उन्होंने उसे नहीं छोड़ा और वे वहाँ रुक गए हैं। इसी के साथ UN ने, संयुक्त राष्ट्र ने कल एक प्रस्ताव पास किया जिसके अंदर उन्होंने तालिबान को जो है इस बात के लिए आह्वान किया है कि जो लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं उन्हें वो निकलने दे।
दरअसल आप देख सकते हैं कि तालिबान ने किसी को नहीं रोका है वहाँ, और जो निकलना चाहते हैं वहाँ से वो सभी काबुल एयरपोर्ट पर आकर वहाँ से निकले हैं। तो इस तरह के जो बेमतलब के प्रस्ताव हैं, बेमतलब के रेजोल्यूशंस हैं, वो जानबूझकर प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं ताकि अफ़गानिस्तान को जो है उसे काले रंग में पोता जा सके। और ये लोग जो इतने इसके लिए वहाँ अफ़गान लोगों के हक़ों के लिए, उनके हकूक़ों के लिए इतना कंसर्न दिखा रहे हैं, इतना उनसे वास्ता दिखा रहे हैं, ये लोग खुद क्या कर रहे हैं। आज यूरोपियन यूनियन ने मंगलवार को आज एक मीटिंग की, एक सभा की, जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन ने, उसके अंदर उनकी चिंता का केंद्र सिर्फ एक ही था कि अफ़गानिस्तान से जो बड़े पैमाने पर कल को एक्सोडस हो सकता है, जो लोग वहाँ से पलायन कर सकते हैं, वो ऐसा ना हो कि वो अमेरिका और यूरोप की तरफ आने लगें। उन्हें रोका भी नहीं जा सकेगा क्योंकि अफ़गानिस्तान में ये स्थिति जो है ये अमेरिका और यूरोप की ताकतों ने, नाटो ताकतों ने पैदा की है। तो अमेरिका और यूरोप की जो मेहनत का क्षमता है वो अपनी सरकारों पर दबाव बनाएगी कि इन शरणार्थियों को, इन प्रवासियों को अमेरिका और यूरोप जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करे। तो इसे रोकने के लिए आज उन्होंने मीटिंग की, और मीटिंग के अंदर ये चिंता व्यक्त की कि किस तरह से यूरोप के अंदर लंबे समय से प्रवासी और शरणार्थी जो है वो आ रहे हैं और उन्हें किस तरह से रोका जाए, वहाँ आने से किस तरह से रोका जाए, इस पर उन्होंने जो है आज चर्चा की और इसके लिए कड़े कानून बनाने और सीमाओं की सुरक्षा करने की उन्होंने बात की। और इसके साथ ही उन्होंने एक प्रस्ताव भी पास किया यूरोपियन यूनियन ने, जिसके अंदर कहा गया कि अफ़गानिस्तान के साथ जिन देशों का बॉर्डर लगता है, जिन देशों की सीमा लगती है, उन देशों की मदद की जाए ताकि वो अफ़गान शरणार्थियों को, अफ़गान प्रवासियों को अपने यहाँ जगह दे सकें। तो देखिए कितने चालाक लोग हैं ये। यूरोपियन यूनियन अफ़गानिस्तान के अंदर इस स्थिति को बनाने में, जिसमें वहाँ से बड़े पैमाने पर प्रवास पलायन हो सकता है, बड़े पैमाने पर शरणार्थी वहाँ से बाहर जा सकते हैं, इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान इनका है। और आज ये नहीं चाहते कि अगर वहाँ से कोई प्रवास हो या शरणार्थी वहाँ से जाएँ तो वे यूरोप या अमेरिका की सीमा में घुसें। इसके लिए वे आसपास के देशों को जो है एक तरह से उन्हें एक ऐसे स्पॉट्स के तौर पर विकसित करना चाहते हैं जहां अगर अफ़गानिस्तान से लोग जाएं तो उन देशों के अंदर जा सकें। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने अभी इस तरह का कानून पास किया है, CAA के नाम पर उन्होंने इस तरह का कानून पास किया है, जिसमें मुस्लिम्स को छोड़कर जो बाकी सारे संप्रदाय हैं उनके लोग जो हैं वो भारत के अंदर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये पूरा सब कुछ प्रीमीडिएटेड था, पहले से प्री प्लान्ड था कि अमेरिकी फ़ौजें वहाँ से निकल रही हैं, अफ़गानिस्तान से नागरिक जो हैं उनका पलायन हो सकता है, बड़े पैमाने पर शरणार्थी आ सकते हैं। तो किस तरह से उनको खपाया जाएगा, किस तरह से अलग अलग देश जो हैं उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, उसके लिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तमाम जो इस तरह के पिछड़े देश हैं उनको पहले से तैयार किया गया ताकि ये पलायन जो है किसी भी तरह से यूरोप और अमेरिका की तरफ ना हो। इस समय सबसे बड़ी समस्या इन देशों के लिए पलायन की समस्या बन रही है। मेहनत कशता के लिए इस इवैक्यूएशन का, ये जो अमेरिका ने वहाँ से पुल आउट किया है, इवैक्यूएशन किया है, खाली किया है अफ़गानिस्तान को, इसका मेहनत कशता के लिए अपने आप में एक अपरंपार महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। वियतनाम के बाद ये दूसरी बड़ी पराजय है अमेरिका की, जिसने एक तरह से उस युग का सूत्रपात किया है, उस युग की शुरुआत की है जिसमें ये जो सैनिक साम्राज्यवाद है, जो सैनिक ताकत के जरिए एक नई मुहिम शुरू की गई थी, नए सिरे से कॉलोनाइज करने के लिए दुनिया को जो है एक मुहिम शुरू की गई थी मध्य पूर्व के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, पश्चिम एशिया में, नॉर्थ अफ्रीका में के देशों के अंदर सेनाएं भेजकर और ख़ास तौर से एयरफोर्स का इस्तेमाल करके, वायुसेना का इस्तेमाल करके उन्हें आतंकित करके तो टेरिटरीज़ पर कब्जा किया जा रहा था। तो ये अफ़गानिस्तान की जो मेहनत कश जनता है, बहादुर जनता है, उसने वहाँ से अमेरिका और नाटो की इन ताकतों को खदेड़कर एक नए युग का सूत्रपात किया, जिसमें ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये ताकतें अपने आप को कितना भी ताकतवर समझ रही हों, कितना भी ओमनीपोटेंट, कितना भी सर्वशक्तिमान समझ रही हों, लेकिन जनता के संघर्ष के सामने, उसके बलिदानी संघर्ष के सामने ये ताकतें टिक नहीं सकेंगी। और अब आने वाला युग जो है उसके अंदर अमेरिका को, उसकी सहयोगी ताकतों को ये पूरी तरह से भूल जाना होगा कि वे किसी भी तरह से सैनिक दखल जो है दुनिया के अंदर लंबे समय के लिए दे सकेंगी। लेकिन इसके साथ ही साथ वे
सीधे सैनिक दखल ना दे सकें, ऑक्यूपेशन ना कर सकें, कब्ज़ा ना कर सकें, लेकिन इस तरह के जो हमले, जो ड्रोन हमले हैं और इस तरह के हमले हैं, आतंक फैलाने के लिए पूरी दुनिया में उन्हें वे जारी रखेंगे, हथियारों की बिक्री जारी रखेंगे पूरी दुनिया में। वे अपनी प्रॉक्सी वॉर जो है, अपनी प्रॉक्सी फोर्सेस के जरिए जो उनका युद्ध है उसे जारी रखेंगे। जिस किस्म का युद्ध अफ़गानिस्तान में लगातार वे चलाते रहे, जिस किस्म का युद्ध अभी मध्य पूर्व में वे चला रहे हैं, जहाँ ISIS तक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे उसे अपना हथियार बनाकर मध्य पूर्व में आप जानते हैं कि सीरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, हाउथी गुरिल्लास के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो अपनी कार्रवाइयाँ हैं ये जारी रखेंगे, और ये कार्रवाइयाँ तब तक जारी रहेंगी जब तक दुनिया में पूंजीवाद का तख्ता नहीं उलट दिया जाता, जब तक इन बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों को नष्ट नहीं कर दिया जाता, इनका सफाया नहीं कर दिया जाता। इनके सफाई की ये लड़ाई पूरी दुनिया में एक समाजवादी संघ की स्थापना की लड़ाई, पश्चिम एशिया के अंदर जो ये संघर्ष है, जिसका अफ़गानिस्तान का ये उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष जिसका हिस्सा है, तो ये पूरा संघर्ष उस बड़े संघर्ष का जिसमें पूरी दुनिया के अंदर एक समाजवादी संघ की स्थापना की जानी है उसका हिस्सा है। अभी अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका और उसके सहयोगियों को खदेड़ दिया गया है, वो पीछे अपना साया छोड़ गए हैं ISIS और तालिबान के रूप में। तालिबान और ISIS जैसे संगठन अभी तक वहाँ आज़ादी के योद्धाओं के तौर पर सामने आ रहे थे, अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ाई में, यूरोप के ख़िलाफ़ लड़ाई में। अब लड़ाई का ये जो दूसरा फेज़ है, लड़ाई का ये जो दूसरा चरण है, ये ISIS और तालिबान के ख़िलाफ़ होगा। अफ़गानिस्तान के अंदर इन काली ताकतों को ज़मींदोज़ करके, इन काली ताकतों का तख्ता पलट कर, इन्हें हटाकर अफ़गानिस्तान के अंदर समाजवाद के लिए संघर्ष, मज़दूर किसान सरकार के लिए संघर्ष ये जारी रहेगा। और अफ़गानिस्तान का जो ये संघर्ष है ये निश्चित रूप से पूरे पश्चिम एशिया के अंदर समाजवाद के लिए जो संघर्ष है उसका एक हिस्सा है, उसका अनिवार्य हिस्सा है। और ये पश्चिम एशिया के अंदर ये संघर्ष दक्षिण एशिया के अंदर, मध्य एशिया के अंदर इसी तरह के पूंजीवाद विरोधी और समाजवादी संघर्ष के साथ अकाट्य रूप से बंधा हुआ है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। इन तमाम इलाकों में, दक्षिण एशिया में, पश्चिम एशिया में, मध्य एशिया में, यहाँ मज़दूर किसान सरकारों की स्थापना और बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों का विनाश, ये क्रांति के सामने, सर्वहारा क्रांति के सामने ये बड़ी चुनौतियाँ हैं। हमारे समय में, जिस समय में हम बात कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर से अमेरिका के वहाँ से दफ़ा होने की, अमेरिका के वहाँ से बेइज्जत होकर, शर्मसार होकर वहाँ से निकलने की, इतनी बड़ी ताकत की पराजय की हम बात कर रहे हैं, जो अपने आप को पूरी दुनिया का पुलिसमैन बताती थी, जो ये समझती थी कि उसका जो साम्राज्य है वो पूरी दुनिया पर कायम है। तो उसे जिस अपमान के साथ अफ़गानिस्तान को छोड़ना पड़ा है, उसके बाद आगे आने वाले समय में कोई भी साम्राज्यवादी ताकत दुनिया के किसी भी हिस्से में इस तरह की जो है, इस तरह का ऑक्यूपेशन करने की, इस तरह का कब्ज़ा करने की शायद ही हिम्मत करे, शायद ही उसका साहस करे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और समाजवाद के संघर्ष के उद्देश्यों के लिए, समाजवाद की लड़ाई के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे साथी ये सोच सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर समाजवाद की लड़ाई कहाँ है। अफ़गानिस्तान के अंदर तो तालिबान है, अफ़गानिस्तान के अंदर तो ISIS है, अफ़गानिस्तान के अंदर तो कल तक साम्राज्यवादी थे और आज भी उनका ताना बाना है, उनका साया है। ये ठीक है जो ऊपर से दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो सबसे मज़बूत आधार है वहाँ, जो अफ़गानिस्तान की गरीब और मेहनत कश जनता है, वो अंततः समाजवाद का आधार है। और समाजवाद का ये संघर्ष अकेले अफ़गानिस्तान का संघर्ष नहीं है, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया, पूरे एशिया और पूरी दुनिया का संघर्ष है। और अफ़गानिस्तान का ये संघर्ष उस संघर्ष का एक हिस्सा है। निश्चित रूप से तालिबानी सरकार, चाहे वो चीन से हाथ मिलाए या अमेरिका से हाथ मिलाए, वो किसी भी तरह से अफ़गानिस्तान का लोकतांत्रिक विकास नहीं कर सकती। ना वहाँ लोकतंत्र स्थापित कर सकती है, ना तो अफ़गानिस्तान की जनता को लोकतंत्र दे सकती है, ना उसकी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है, और ना ही अफ़गानिस्तान को आर्थिक विकास के रास्ते पर ले जा सकती है। वहाँ अमेरिका और नाटो की ताकतें मौजूद रहें या रूस और चीन मौजूद रहें, इन ताकतों का एकमात्र उद्देश्य अफ़गानिस्तान की मेहनत का जनता को लूटना और खाना होगा। अफ़गानिस्तान के अंदर अपना
कब्ज़ा बनाना होगा, अगर सीधे सीधे सैनिक कब्ज़ा नहीं तो तालिबान के ज़रिए एक तरह का अपना नव उपनिवेशवादी कब्ज़ा जो है उसे बनाना होगा। तो किसी भी तरह से अफ़गानिस्तान की जनता को सिर्फ अमेरिका और यूरोप के चले जाने से अफ़गानिस्तान की जनता को मुक्ति नहीं मिल सकती। उसे तालिबान के अंधे कुएं में रहना पड़ेगा। और ये जो अंधा कुआं है ये तालिबान का ही नहीं है, उसके पीछे फिर बड़ी साम्राज्यवादी ताकतें वहाँ खड़ी हुई हैं जो इस बात की प्रतीक्षा कर रही थी, इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि कब वहाँ से अमेरिका और नाटो की ताकतें बाहर निकलें और उन्हें वहाँ लूट खसोट का मौका मिले। अफ़गानिस्तान बहुत ही कीमती जो खनिज पदार्थ हैं उनका, मेवों का और तमाम तरह की मानव संपदा का एक पूरा कहना चाहिए कि उसकी रिपोजिटरी है, उसका गढ़ है। और इन ताकतों की, चाहे उसमें रूस हो या चीन हो, इन ताकतों की जो नज़र है वो अफ़गानिस्तान के इन प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर है। तो तालिबान की सरकार जो आगे इनकी दलाली करेगी, इनकी एजेंट बनेगी, वो किसी भी तरह से अफ़गानिस्तान का स्वतंत्र विकास नहीं कर सकती। और सिर्फ अमेरिका या यूरोप की ताकतों के, नाटो ताकतों के वहाँ से चले जाने से अफ़गानिस्तान की मेहनतकश जनता को बिल्कुल कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उन्हें मेहनतकश जनता को अपनी लड़ाई आगे लड़नी पड़ेगी, उस लड़ाई को पूरा करना पड़ेगा। इस अधूरी क्रांति को उसे आगे ले चलना है, पूरा करना है और उसे अफ़गानिस्तान में एक मज़दूर किसान सरकार की स्थापना के संघर्ष में तब्दील करते हुए अफ़गानिस्तान को पश्चिम एशिया में एक समाजवादी संघ के हिस्से के तौर पर विकसित करते हुए और पूरे पश्चिम एशिया में समाजवादी संघर्ष में, समाजवाद के लिए संघर्ष में हिस्सा लेते हुए अफ़गानिस्तान की मेहनतकश जनता को आगे बढ़ना है। और अफ़गानिस्तान के अंदर जो मज़दूर वर्ग है, हालांकि बहुत कम है, बहुत कम तादाद में है, लेकिन वो जितनी भी तादाद में है उसे पश्चिम एशिया में बाकी जो मज़दूर वर्ग है उसके साथ, दक्षिण एशियाई मज़दूर वर्ग के साथ, मध्य एशियाई मज़दूर वर्ग के साथ, पूरी दुनिया के मज़दूर वर्ग के साथ एकजुट होकर उसे अफ़गानिस्तान में क्रांति का ये संघर्ष, समाजवाद का ये संघर्ष आगे बढ़ाना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा महत्वपूर्ण थी और इस तरह की चर्चा हम अफ़गानिस्तान पर और तमाम मुद्दों पर लगातार करते रहें और आगे भी करते रहेंगे आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। लाल सलाम।